ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत रोज़ हुए वीडियो नहीं बनाई। एक तो दिल नहीं चाहा, दूसरा वालिद साहब को मिट्टी के हवाले कर दिया। हमने सब ने इसी मिट्टी में जाना है और वालिद साहब अब तकलीफ़ में भी थे। 4-5 साल से डायलिसिस पे थे और फिर पिछले 5-6 महीने से तो बेड रिडन थे। तो अल्लाह ने उनकी आजमाइश ख़त्म की और राइप ओल्ड एज ही हैड। सो मूविंग ऑन, आइडिया तो ये था जी, हमने डिसाइड किया था कि हम कनेडियन लाइफ में, कनेडियन सिस्टम्स में ये सोसाइटी कैसे चल रही है उस पर बात करेंगे। लेकिन बीच में कुछ इस दौरान ऐसे इवेंट्स हुए कि मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी आपके साथ अपनी थॉट्स शेयर ज़रूर करूं। वो इवेंट्स ख़वातीन के हवाले से हुए जिसमें औरतों की राइट्स, औरतों का स्ट्रक्चर पाकिस्तान में, जो जिस तरह वो उस्मान मिर्ज़ा का वो था डिस्गस्टिंग, जिस तरह नूर मुकद्दम के साथ हुआ, जिस तरह अक्सर हम आए दिन सुनते आ रहे हैं। तो एक लंबी चौड़ी फिर औरत मार्च पे जिस तरह लोगों के रिएक्शंस हैं। सो आई थिंक कि एक ज़रूरत है एक डिस्कशन, एक डिबेट की। तो मैंने कहा जो मेरे व्यूज़ हैं, राइट और रॉन्ग, मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। ये यकीनन कंट्रोवर्शियल होगा। कंट्रोवर्शियल इसलिए होगा मेरे ख़्याल में क्योंकि पहली तो बात यह है कि इस चीज़ का कोई मैथमेटिकल मॉडल या इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस का कोई मॉडल है नहीं कि जी ये एक्सेप्टेबल सारी दुनिया में है तो ये इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इसलिए हमें अपना ही सॉल्यूशंस डिवाइस करने पड़ेंगे। सो इट्स ओपन टू डिबेट एंड कंट्रोवर्सी। दूसरा इशू ये है कि ये इस पे लोग इमोशनल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कोई लॉजिकल बात सुनने को रुकता नहीं, तैयार नहीं होता, ठंडे दिमाग से कोई बात सोच नहीं रहा होता जो कि बड़ा ज़रूरी है। सो मैं गोश गुजार करूँगा। जो मेरा इस पे व्यूज़ हैं, गुजारिश ये है कि सुन लीजिएगा आखिर तक। हो सकता है मैं कोई बात समझ में आए, हो सकता है कोई फजूल हो। सो लेट मी स्टार्ट विद अबाउट 20-25 ईयर्स अगो। मैं क्वेटा में अपने ऑफिस में बैठा था। उस वक्त पता नहीं एसी था या डीसी था, बट हो ये रहा था कि मैं अपने काम में किसी में मसरूफ़ था तो हर थोड़ी देर में दरवाज़ा खुले और एक आदमी ऐसे अंदर देखे और फिर दरवाज़ा बंद कर रखते। जब 2-3 बार हुआ तो मैंने घंटी बजाई, सिपाही को बुलाया। मैं कह रही कौन है बंदा है, क्या चाहता है, इसको भेजो। उसने भेजा। वो एक चमन के हाजी साहब थे, उनके कोई। तो मैंने कहा जी बताइए, तो आप ये क्या कर रहे हो? वो कहता है जी सर, वो आपके पास मेरी हेयरिंग है और आपने मुझे अभी बुला नहीं रहे हो। मैंने कहा यार हेयरिंग्स, अच्छा कस्टम्स में होता ही है, जब हम सामान पकड़ते हैं तो उसकी हम हेयरिंग्स भी करते हैं, उस पर डिसीशंस फिर देते हैं। सो आफ्टर टेकिंग हेयरिंग्स करने के बाद मैं अपने सारे दिन की हेयरिंग्स कर चुका हुआ था। जितनी मेरे पास उस दिन का काम था वो मैं कंप्लीट था और फाइलें भी वापस जा चुकी थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हाजी साहब मेरे पास तो आपकी कोई हेयरिंग नहीं है, आपके पास कोई केस नंबर है? तो उन्होंने कहा हाँ जी ये मेरा केस नंबर है। मैंने उनका केस नंबर लिया, सीजर ब्रांच को इंटरकॉम पे कनेक्ट किया। मैंने कहा यार एक साहब मेरे पास बैठे हैं और ये कहते हैं इनका कोई केस है, तो ये मेरे पास फाइल नहीं है। उसने नंबर मुझसे पूछा, मैंने बताया। उसने कहा सर मेरे पास भी नहीं है, मैं अभी ढूंढ के आपको बताता हूँ। थोड़ी देर में उसकी मुझे कॉल आई और उसने कॉल में और मुझे कहता है कि साहब ये हमने केस ट्रेस किया है, लेकिन ये हाजी साहब का केस तो आपके पास नहीं है, ये तो एडिशनल कलेक्टर साहब की पावर का केस है, तो लिहाजा इसने एडिशनल कलेक्टर के पास इसकी पेशी है, इसको वहाँ भेज दें। तो मैंने कहा अच्छा तो ठीक है। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा अच्छा आप गलत मेरे पास आ गए हो, मैं एडिशनल कलेक्टर साहब के पास जाएँ। कस्टम्स में केसेस पावर के हिसाब से या जितना पैसे, जितना बड़ा केस होता था उतने हायर रैंक पे चला जाता था। तो ये केस उनका बड़ा होगा, मेरे पास नहीं था। तो मैंने कहा जी आप वहाँ जाइए एडिशनल कलेक्टर के पास। वो कहता है सर वो उधर तो मैं गया था, लेकिन अब मैं जब दरवाज़ा खोलता हूँ तो अंदर तो एक औरत बैठी है, तो अब मैं उसको क्या बोलूँ, तो आप मेरी हेयरिंग करो। मैंने कहा हाजी साहब ऐसे तो नहीं होता। मैडम रुबीना वास्ती थी, वो हमारी एडिशनल कलेक्टर साहिबा थी, वो उस वक्त वहाँ पोस्ट हुई थी क्वेटा में। तो मैंने कहा जो एडिशनल कलेक्टर साहिबा का केस है वो तो उन्हीं के पास आपको जाना पड़ेगा। बात कहने का मकसद ये है कि ये तो हालात
थे हमारे क्वेटा वाले लोगों के कि ये हाजी साहब जिनके एक लकड़ियों की फ़ौज भी है इनके पास, और रोज़ हमारे आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं, डंडे भी चलते हैं, सर भी फटे होते हैं, कभी किसी के पथराव भी हो रहा होता है, मुक्के ठुड्डे लाते हैं, गोलियाँ सब हमारे साथ तो चला रहे होते हैं। इनकी हालत ये थी कि खातून के पास हेयरिंग पे जाने को तैयार नहीं थी। Now, बेयर विद मी, आई नो कि ख़वातीन इस बात पे मुझसे नाराज़ हो रही होंगी कि जी मैं पेट्रियार्कल कल्चर की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो सिर्फ एक रियलिटी की बात कर रहा हूँ। अपने व्यूज़ जो ये बाल सफ़ेद करने के बाद जो मुझे समझ में आए हैं वो मैं गोशगुजार करूँगा, हो सकता है वो भी गलत हो। इस वक्त तो मैं जो सोसाइटी की रियलिटी है वो आपके सामने रख रहा हूँ, और जो मेरी सोसाइटी की रियलिटी थी वो आपके सामने रख रहा हूँ। हाजी साहब की बात शायद आपको थोड़ी सी फ़नी लगे, लेकिन इशू ये है कि ये जनरली बलूचिस्तान की सोसाइटी ऐसी थी। हम एज़ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स अगर हमने कहीं नाका भी लगाया होता था, कहीं पुलिस वालों ने भी नाका लगाया होता था, तो ये बलूचिस्तान का अनस्पोकन कल्चर रहा है कि हम जिस गाड़ी में ख़वातीन बैठी होती थी उसको नहीं रोकते थे। और ये प्रैक्टिस अभी से नहीं, बहुत पुरानी है, हालांकि इसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है, बट दिस इज़ हाउ द कल्चर ऑफ दैट प्लेस वाज इज़। आई एम नॉट श्योर कि अब क्या हालात हैं और कल्चर किस तरफ गया, लेकिन ये हालात थे। इसके पीछे एक बड़ा फ़लसफ़ा है। एक तो फ़लसफ़े का ये हिस्सा है कि अगर एक शख्स ने कोई उल्टा काम कर रहा होगा, कोई स्मगलिंग कर रहा होगा, कोई फलाना कर रहा होगा, तो वो अपने घर की औरतों को एंडेंजर नहीं करेगा, हार्म्स वे में नहीं लाएगा। सो वो अपने 2 नंबर कामों को या लड़ाई झगड़े वाले वाक़यात को या जहाँ भी हार्म्स वे आएगा वो अपनी फैमिली को पीछे रखेगा। सो अगर इस वक्त ये आदमी अपनी फैमिली के साथ है तो ही इज़ फाइन, और तो हम नहीं रोकते थे। और ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट की बात नहीं है, ये उस कल्चर की पूरी बात है। वहाँ पे ट्राइबल आर्ग्यूमेंट्स में, लड़ाइयों झगड़ों में, वहाँ पर ऐसे ट्राइब्स में लड़ाइयाँ होती थी, और स्पेशली अफ़गान वॉर के बाद क्योंकि असला बहुत ज़्यादा था तो ऑटोमेटिक वेपन्स तो छोड़ें, रॉकेट लॉन्चर्स से एक दूसरे के गाँव पे अटैक होता था, और तो मिसाइल मारते थे, मतलब लिटरली लेकिन एक दूसरे के गांव बुलडोज करते थे। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी औरत को बेइज्जत किया हो। उस गांव की औरतों को वो उठा के अपनी पिकअप में डाल के दूसरे के पास छोड़ाते थे कि जी भाई ये तुम्हारी इमानत है, बाकी मर्दों का जो भी होगा आपस में मारें, जो मर्जी करें। सो दैट वाज द कल्चर। मुझे याद है ग्रोइंग अप इन बलूचिस्तान, अक्सर तो हमारे दोस्तों की जो वालदा साहिबा होती थी या बहन होती थी वो वहाँ नहीं आती थी जहाँ हम आपस में बैठे गप्पे मार रहे होते थे। लेकिन अगर जब बहुत क्लोज जो फैमिलीज़ थी, घर बहुत आना जाना था, तो वहाँ पे मुझे याद है हमने कभी अपने दोस्त की वालदा या बहन के सामने कभी हमने ज़मीन से ऊपर अपनी आंखें नहीं की थी। तो अगर शायद मैं अपने दोस्तों की बहनों को या वालदा को पहचानता भी नहीं, बहुत सी को शायद उनके पैर ही देखें बस, जी आंटी, जी बहन। दिस वाज द कल्चर। एक आंख की शर्म, एक फलाना। अब एज आई सेड, ख़वातीन इस वक्त मुझसे बहुत नाराज़ होंगी कि जी मैं एक बड़े पेट्रियार्कल कल्चर को रोमांटिसाइज कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स यू आर राइट, इन एन आइडियल वर्ल्ड होना तो ये चाहिए कि औरत एक ऑन हर ओन, शी इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, और उसको कोई मर्द के प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वो सोसाइटी का उतना ही हिस्सा है, वो सोसाइटी का उतना ही पार्टिसिपेंट है जितना एक मर्द है, तो उसको किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो मर्द मामे ना बने, औरतों का ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इन अ परफेक्ट वर्ल्ड आई एग्री विद दैट, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इन दैट परफेक्ट वर्ल्ड। सो हमने करना क्या है, मैं तो आपको वो वर्ल्ड बता रहा हूँ जिसमें इस वक्त हम हैं। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि जी आशिर साहब, ये तो आप पर्टिकुलरली शायद बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, पंजाब में तो जनाब औरतों को देखें एट टाइम्स नंगा करके भी घुमाया गया और फिराया गया, और दिस वाज अनथिंकेबल इन बलूचिस्तान, एंड इट वाज। मतलब मैंने जब ये पहली दफ़ा पढ़ा था तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि उस शहर में बाकी मर्द कहाँ थे। उन्होंने
पहले आदमी ने बंदूक उठा के मार क्यों नहीं दिया उन लोगों को, कि मतलब ये कैसे हो सकता है? It was unthinkable. But then I think it's not even Punjab bashing, because अगर हम दुनिया में कल्चर्स को देखें तो आप ये देखिए ना कि 1915 में पॉसिबली कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री थी जिसने औरत को राइट टू वोट दिया। मतलब ये आज से सिर्फ 100 साल पहले की बात है। 1917 में कनाडा ने औरत को राइट टू वोट दिया। जिन जिन सोसाइटीज़ को हम कहते हैं कि जी बड़ी इगैलिटेरियनिज्म है या औरत की बड़ी बराबरी है, तो 1918 में जर्मनी ने औरत को राइट टू वोट दिया। 1920 में अमेरिका ने औरत को राइट टू वोट दिया। उससे पहले औरत वोट नहीं कर सकती थी। और ये टाइम, ये सारा 1900 इस दौरान का टाइम 10 से लेके 20 तक का ये मैजिकल पीरियड औरतों पे कैसे आया? इसलिए नहीं कि किसी ने उनके साथ अच्छा किया। मसला ये था कि वॉरफेयर की वजह से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से आपकी इकॉनमी में मर्द बहुत ज़्यादा बाहर थे, तो आपको फैक्ट्रीज़ में इधर उधर औरतों को लाना पड़ा। आपके पास चॉइसेस नहीं थी। सो यू हैड टू गिव देम मोर एंड मोर कंसेशंस एंड एडवांटेजेस लाने के लिए। आइडियली ये काम शायद वेस्ट भी ना कर रहा होता। और आई वुड ऑल्सो से कि जब हम पाकिस्तान या देसी बैशिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो लेट्स ऑल्सो रिमेंबर कि जी पाकिस्तान में बहरहाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को वोट से आई। सो वो कल्चर में शायद औरत के जो भी है, लेकिन शायद वो कल्चर औरत को वोट देता है। वो जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, क्या नाम था उनका, हसीना, शी वॉज वोटेड इन। सो हेयर आर 2 इस्लामिक कंट्रीज लेट 80s एंड अर्ली 90s में, जहां पर ख़वातीन को वोट करके मुआशरा खड़ा कर रहे हैं। और आज तक अमेरिका में खातून प्रेसिडेंट बनना शायद अभी कुछ साल लगेंगे। आज भी शायद मर्द और औरत के वेजेस बराबर नहीं है। सो कहने का सिर्फ मतलब यह है, किसी मैं कल्चर की बैशिंग करने की कोशिश नहीं कर रहा, किसी कल्चर को मैं अननेसेसरली उठाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं एक प्रैक्टिकलिटी की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियलिटी में हमारे पास चॉइसेस क्या हैं। जिस तरह का रिएक्शन हम औरत मार्च पे देते हैं और जिस तरह के हमारे इर्द गिर्द हालात हैं, मतलब ये उस्मान मिर्ज़ा वाली बातें हैं, तो मतलब ये कोई इंसानियत तो सच्ची बात है नहीं है। और क्या हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत है? फॉर श्योर है। बट ये क्या होगा? क्या स्टेट को इसमें कुछ करने की ज़रूरत है? और क्या हम कब तक स्टेट का इंतज़ार करेंगे? आइडियली तो जो प्रॉब्लम है वो तो सिंपल ये है कि तमाम दुनिया के कल्चर्स में इस वक्त एक फ़र्क स्टेजेस पे औरत के राइट्स हैं, और वो उनके अपने कल्चर और मुआशरे के हिसाब से थोड़े थोड़े हैं। उसमें यकीनन हमने औरत को जितनी प्रोग्रेसिवली ज़्यादा फ्रीडम्स देने हैं वो देने हैं वो। और अगर आप ये देखें, और जब हम पंजाब बैशिंग भी करते हैं, तो ये भी चीज़ जहन में रखिएगा कि जो द सिख रिलीजन, जो कि पंजाब की एक बहुत बड़ी फोर्स है, सिखिज़म, सिख्स बहुत सालों से उनकी रिलीजन का ये हिस्सा है कि औरत और मर्द एक ही सोल हैं। सो औरत के उतने ही राइट्स हैं जितने मर्द के राइट्स हैं। सो इसमें और औरत उनके साथ उनके गुरुद्वारे में जाती है, और उन्होंने कास्ट सिस्टम या सती के अगेंस्ट जितनी सिखिज़म रही है। सो ये नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान में या पंजाब में औरत के राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत ज़्यादा था। सिखिज़म तो इस एक्सटेंट तक गई कि उसने ज़ात बरादरी को मारने के लिए उसने सेकंड नेम्स बंद करने की कोशिश की, और बहुत एक्सटेंट तक, बहुत हाई एक्सटेंट तक कामयाब रहे। मर्द का सेकंड नेम सिंह होगा और औरत का सेकंड नेम कौर होगा, ताकि ये जो बढ़िया कास्ट और छोटी कास्ट है, इसको उन्होंने अपनी सोसाइटी में ख़त्म करने की कोशिश की। एंड दे फॉट लॉन्ग एंड हार्ड बैटल्स फॉर दिस। सो देयर इज अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज इट इज़ नॉट अबाउट different cultures will have different positions, and it's an ongoing process जिसमें हम आगे चल रहे हैं। लेकिन इसमें प्रोग्रेस कैसे होगी? मेरा ख्याल है, जो अब मेरी नाचीज़ राय है, जो मैंने कहा बाल सफ़ेद करके जो शायद अभी तक मैंने सीखा है, मेरी नाचीज़ राय, शायद एक फ़िल्म थी इंडिया की, उसमें अभिषेक बच्चन थे और रानी मुखर्जी साहिबा थीं। तो
उसका एक डायलॉग कुछ इस तरह का था, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, कि मर्द का कद इसलिए बड़ा है कि औरत उसको सर उठा के देखे और मर्द उसके सामने सर नीचा रखे। और शायद ये ताकत का कॉन्सेप्ट भी ये है। अगेन very sorry to women who feel कि I'm talking about patriarchy and I'm probably supporting it. I'm not supporting it at all. We want to get to an ideal world. But till the time we have not gotten to that ideal world, हमने कुछ तो करना है कि आज हम अपनी औरत को कैसे प्रोटेक्ट करें। जो ये हो रहा है सोसाइटी में, ये ठीक तो नहीं हो रहा। और इसके लिए all I'm trying to say is कि मर्द will have to step up. उसको अपना कद बढ़ाना पड़ेगा। छोटी सी आपको अपनी पर्सनल ज़िंदगी से जो एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ वो दूंगा। एज आई सेड, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हो सकता है बहुत सी चीज़ें मैं गलत कह रहा हूँ। द फर्स्ट टाइम दैट आई स्टूड अप फॉर अ वुमन, लेट मी पुट इट दैट वे, ऑल्दो इट वाजंट फॉर अ वुमन, इट वाज फॉर माय सिस्टर। तो मैं एयरफोर्स से आया हुआ था छुट्टियों पे, तो मेरी बहन जो है जब मुझे रोना शुरू हो गई, तो मैंने कहा क्या हुआ है? तो कहती है मेरी तुझे पता है फातिमा जना मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुई है और अब्बू जाने नहीं दे रहे। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, हम ऊपर तले के हैं। तो मुझे बुरा लगा। वाकई वो बचपन से शी वर्क वेरी हार्ड, उसने डॉक्टर बनना था और हर क्लास में वो टॉप करती आ रही थी। और बलूचिस्तान से ये होता था कि जो टॉप की 3 पोजीशंस होती थी लड़कियों की, उनको फातिमा जना मेडिकल कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, एंड इट वाज वेरी प्रेस्टिजियस। एंड शी हैड वर्कड, अपनी पूरी ज़िंदगी उसने बड़ी मेहनत की थी यहाँ जाने के लिए। और जब वो यहाँ पहुँच रही थी तो अब उसके वालिद उसको जाने नहीं दे रहे थे। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा छोड़ दे, रो नहीं, तैयारी कर, अब्बू से मैं बात करूँगा। तो कहती कैसे करोगे? मैंने कहा ये तेरा मसला नहीं है ना, अब मेरा मसला है, बस तू अपनी तैयारी कर। ज़ाहिर है मेरे वालिद साहब क्या अपनी बच्ची का बुरा चाहते थे। ही वॉज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज चिल्ड्रन कि जी उन्होंने बड़ी मेहनत की और हर जगह, लेकिन तो वो क्यों अपनी बच्ची को मना कर रहे थे इस प्रेस्टिजियस पोजीशन से? तो मैंने वालिद साहब से जब बात हुई तो आई रियलाइज्ड कि उनके खौफ हैं जो कि एक बाप के शायद होते हैं। और उनका खौफ क्या था कि यार देखो बेटा, मतलब अब मैं बेटी को लाहौर भेज दूं, हॉस्टल में रहेगी इतनी दूर, तो अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो पता चलते चलते या पहुंचते पहुंचते भी पता नहीं हम क्या होगा, और फिर लोग क्या कहेंगे कि जी बच्ची को वहाँ देखो, हमारा कोई वो भी नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, तो हॉस्टलों में कैसे रहेगी, और पता नहीं हॉस्टल ठीक होंगे कि नहीं होंगे। और ये मैंने उन्हें कहा कि जी आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन आपको शायद ये भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ये आपकी जो बातें हैं ये वेग हैं, और जो खौफ होता है ना वो वेग होता है। और ये प्रॉब्लम इमोशन और रियलिटी का प्रॉब्लम ही है। रियलिटी कुछ और होती है, आपका जो इमोशन होता है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट रियलिटी होती है, वो रियलिटी नहीं होती। सो जो खौफ है ना, खौफ हमेशा वेग चीज़ों का होता है। आपको डर उस चीज़ से लगता है जो अननोन होती है, जो चीज़ नोन है उसका तो डर ही कोई नहीं होता। तो मैंने कहा कि जी आपकी जो बात आप कर रहे हो, दुनिया की लड़कियां जो उधर पढ़ रही हैं तो हॉस्टल में रह रही हैं, और जो आप कह रहे हैं कि बेटा अगर कुछ हो गया तो मतलब कुछ हो गया का क्या मतलब है, कुछ तो यहाँ भी हो सकता है। सो हम क्या अपने वेग खौफ की वजह से किसी की बड़ी मेहनत और रियलिटी को सप्रेस कर देंगे? खैर माई सिस्टर वेंट ओवर, फातिमा जना से वो डॉक्टर बनी। और लेकिन कहने का ये मतलब है कि हम एज अ बड़ा भाई, मेरा काम है टू बी अ लिटिल मोर स्ट्रांगर, नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, लेकिन फॉर दोज जिनको मेरी उस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू डोमिनेट एनी वेमेन, आई एम नॉट ट्राइंग टू से, बट इन अ सोसाइटी जिस तरह की इस वक्त पाकिस्तान में है, आई थिंक भाइयों को दे नीड टू स्टेप अप एंड सपोर्ट देयर सिस्टर्स। एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म देखी थी, पंजाबी फिल्म थी, उसका नाम था रब द रेडियो। और उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो अल्लाह ताला ने आपको दिल दिया ना, ये रब का रेडियो है, और अगर आपने अच्छा या बुरा
समझना हो ना किसी भी सूरत हाल में, तो अपने सिर्फ दिल की सुनने की ज़रूरत है। किसी लंबे चौड़े फ़लसफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रेडियो आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है और आपको अच्छा या बुरा का अपने दिल में पता होता है। सिर्फ आपने अपने रेडियो को सुनने की ज़रूरत है। तो अगर आप फेयर हैं, सिर्फ फेयर हैं, सच के साथ खड़े हैं, खौफज़दा नहीं हैं, आपकी इनसिक्योरिटीज़ नहीं हैं, आपका कद ऊंचा है और आपको इसका खौफ नहीं है कि यार ये मेरी बहन के लिए लोग मुझे क्या कहेंगे, तो अगर आप इतना डरते हो और आप उसको लोगों से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो आई थिंक यू आर फेलिंग योर पोजीशन एज अ भाई। और ये रोल्स हर जगह पे हैं। नेक्स्ट इवेंट जिस पे शायद मुझे याद है, वेयर आई हैड अ सिमिलर काइंड ऑफ अ कॉन्वर्सेशन और मे बी स्टूड अप फॉर माई सिस्टर वाज जब उसकी शादी हो रही थी, तो उसको इसी किस्म की तकरीर की गई कि जनाब बेटा तुम्हारी लाश ही वापस आएगी जैसे हमारे माशरे में है। और मैं उसको साइड पे ले गया, मैंने कहा ओए ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, दिस इज़ ऑलरेडी 200 ईयर्स ओवररेटेड एंड ओवरड्यू, सो फॉरगेट अबाउट इट। मुझे पता है तो एक सेंसिबल औरत है, हर शादी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस होती हैं, ठीक है, यू नीड टू एडजस्ट टू ईच अदर, बट यू आर अ सेंसिबल वुमन, वहाँ जाओ, अपनी ज़िंदगी गुजारो, खुश रहो। लेकिन अगर खुश नहीं रह सकते तो ये नहीं है कि जी अब तुम्हारी लाश ही आएगी। मैं तुम्हारा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, और एक फ़ोन कॉल पे अगर यू रियलाइज़ कि यार ये नहीं हो सकता, ये मैं खुश नहीं हूँ इस यहाँ पे, तो तू लानत भेज, बाकी मेरे मसले हैं, तूने सिर्फ मुझे कॉल करनी है, बाकी मेरा काम है, मैं तुझे आके ले जाऊँगा। यू हैव टू गिव दिस कॉन्फिडेंस टू अ वुमन। हमारी सोसाइटी में इस वक्त आई एम अगेन माजरत साथ, आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि जी ये उसका अपना इनहेरेंट राइट होना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं है तब तक वी नीड टू स्टेप अप फॉर देम, बिकॉज ये हमारी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट आई रिमेंबर दैट आई वुड से कि जी आई स्टूड अप फॉर वुमेन्स राइट वाज व्हेन वी गॉट मैरिड। एक लड़की है, और जो हमारी ईस्ट में थॉट है, जिस तरह हम कहते हैं कि जी ख़वातीन को हम क्या सोच के ये बना रहे होते हैं, हम ख़वातीन को ये सोच के इस तरह से ट्रेन कर रहे होते हैं कि यार ख़ातून ने तो कुछ नहीं करना, इसने तो बस फैमिली और शौहर का ख्याल रखना और रोटी शोटी इसको पकानी आनी चाहिए, बाकी तो मैट्रिक मुट्रिक में भी शादी कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ना इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ इस अप्रोच को, ना इसको नेगेटिव कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे वालिद साहब जब WPIDC में काम करते होते थे, तो मेरी वालदा भी इसी तरह घर में हाउस वाइफ थी और हम शारग में रहते थे। वालिद साहब की इतनी तनख्वाह थी कि हमें किसी चीज़ की गरीबी, अपना गुजारा फर्स्ट क्लास था, कोई प्रॉब्लम नहीं था ज़िंदगी। देन वन फाइन डे, आई थिंक इट वाज द मंथ ऑफ जून 71 की बात है, कि वहाँ पर एक डायनामाइट का स्टोरेज था PIDC में, शारग में, और उस स्टोरेज पे अचानक उस वक़्त दोपहर को धुआं उठना शुरू हुआ, तो जितना स्टाफ था WPIDC का सब वहाँ पहुँच गया, क्योंकि उनको कॉल किया गया कि जी इमरजेंसी। मेरे वाले साहब मुझे बताते हैं कि बेटा मैं खड़ा था और उसके लिए कहते हैं गोदाम के इर्द गिर्द पानी के पाइप ऑलरेडी लगे हुए थे, एक हाई प्रेशर स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ था। मैंने कहा जर्मन प्रोजेक्ट था, बड़ा एडवांस। कहते हैं मैंने उसको वाल्व को खोलने की कोशिश कर रहा था ताकि इस पर पानी का स्प्रे हो जाए, तो वो वाल्व जैम था, खुल नहीं रहा था। तो कहते हैं मैं 2 मिनट के लिए ऐसे बैठा हूँ और मैंने वहाँ से कोई एक पत्थर या कोई चीज़ उठाई है कि उस वाल्व को मारूँ कि ये खुल जाए। तो कहते हैं मैं अभी बैठा था तो एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन में आई थिंक 6 या 7 लोग बचे थे, रेस्ट एवरीबडी डाइड। मेरे वालिद साहब उस एक्सप्लोजन में बच गए थे, लेकिन 11 महीने हस्पताल में रहे थे। वी डिडंट नो कि बचेंगे या नहीं बचेंगे। शुरू के दिनों में तो बिल्कुल पता नहीं था। मरते दम तक उनकी बॉडी में पत्थर थे, और जो उनकी बैकबोन के करीब पत्थर था वो सर्जिकली डॉक्टर्स ने नहीं हटाया था उस वक्त भी, क्योंकि इट वाज टू क्लोज टू हिज स्पाइनल कॉर्ड। मेरे ख्याल में अगर मेरी वालदा पढ़ी लिखी औरत ना होती तो हमारे लिए ज़िंदगी शायद वहाँ पे ख़त्म थी। और अगर मेरे वालिद साहब को कुछ हो जाता, बिकॉज ज़िंदगी इतनी ही अनरिलायबल है, और अगर मर्द और औरत एक गाड़ी के 2 पहिए हैं तो आपने अपने बच्चियों को
उसी तरह इक्विप करना है कि कल को अगर कोई हार्डशिप आती है तो वो फिर कम से कम अपनी फैमिली के लिए खड़ी तो हो सके। बट इफ़ यू डू नॉट इक्विप देम, तो आपने देखा है कि मतलब जो हमारे 70,000 लोग हम कहते हैं टेररिज्म में मरे। मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, डॉन में किसी ने लिखा हुआ था अबाउट दैट, एक 4F काजी साहब, कांसी साहब हैं, उनका वो था, मैं नीचे लिंक भी देता हूँ। उन्होंने 4 ख़वातीन की स्टोरी बताई हुई है जो कि 54 वकील जब एक्सप्लोजन में मरे क्वेटा में सिविल हॉस्पिटल में। बैठे बैठे एक ज़िंदगियाँ कैसे उजड़ सकती हैं। लाइफ इज़ नॉट रिलायबल। वी हैव टू इक्विप आवर विमेन टू टेक अप। मेरा बैचमेट था, SSP था, डाइड, लंगड़ेवाल, ही वाज शॉट। जिंदगी तो एक लम्हे में तब्दील हो जाती है। आर वी गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, या हम खौफजदा रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे? सो आई थिंक द नेक्स्ट टाइम दैट जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि मैं जहाँ खड़ा था तो मैं आई स्टूड अप फॉर माई वाइफ, क्योंकि जो औरत मेरे घर आएगी अपनी ज़िंदगी छोड़ के, तो मैंने उसको ये कॉन्फिडेंस देना है। और मेरा उसमें एक छोटा सा फ़लसफ़ा है, आप अग्री करें या ना करें, और ये वो फ़लसफ़ा उससे मिलता है जैसे मैंने पहले कहा था कि बलूचिस्तान में हम किसी गाड़ी को नहीं रोकते थे। वो इसलिए नहीं रोकते थे कि जैसे ये जो मुआशरा होता है ना जी, वो जैसे ये दीवार मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है ना, ये छोटी छोटी ईंटों से बनी है, और जितनी वो ईंट मजबूत होती है उतनी मजबूत दीवार होती है। और ये जो मुआशरे की ईंटें हैं ना, वो आपके घराने हैं, और हर घराना जो है वो एक छोटी सी सल्तनत है, और उस सल्तनत में एक साहब हैं, एक उनकी बेगम साहिबा हैं, और एक उनकी एक छोटा सा ख़ानदान है। अब अगर इस ख़ानदान के फैब्रिक को आप शैटर कर देते हैं, जो कि आप करते हैं, मतलब मैं एक SP सड़क पे खड़ा हूँ और मैं एक आदमी को चांटे मारना शुरू कर दूँ उसके बच्चों के सामने, तो उस दिन मैंने उस बच्चे का जो हीरो है ना, जो जिसको वो प्रोटेक्शन के लिए देखता रहा है, मैंने उसका हीरो ख़त्म कर दिया, और मैंने इस सोसाइटी की इस ब्रिक को डैमेज कर दिया। ये सोसाइटी कभी स्ट्रांग नहीं होगी। सो वन, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सेकेंडली, हर फैमिली इज़ लाइक, एज आई सेड, अ किंगडम। सो मेरा काम यह है कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा, और अगर मेरे वालिद साहब भी इसमें आते हैं तो उनकी एक अपनी किंगडम है। वो मेरे यहाँ बड़े मोहतरम गेस्ट हैं, लेकिन वो गेस्ट हैं, ये किंगडम उनकी नहीं है। जब मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, तो ये मेरी किंगडम है, और इसमें आप बाहर से आके मुझसे बात करेंगे, लेकिन मुझसे आगे आप बात नहीं कर सकते। आप मेरी किंगडम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप मुझे एडवाइजरी रोल पे रह सकते हैं। दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट, यू मे एग्री विद इट और यू डोंट, एंड दिस इज़ वेयर एज अ मैन यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर वाइफ, गिव हर दैट कॉन्फिडेंस, हे यू आर माई क्वीन एंड मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। अब बात लंबी हो रही है, इसलिए अब भी इसको ज़रा जल्दी ख़त्म करते हैं। आखिरी एक चीज़ आपसे गुजारिश करूँगा, एक जो कॉन्सेप्ट मेरा डेवलप हुआ था ज़िंदगी में, और मेरा ख़्याल है कि उसको आपको कहीं डेवलप कर लेना चाहिए। वो हुआ ये था कि हम नए नए सिविल सर्विसेज एकेडमी में थे, और कुछ कोयटा से दोस्त भी आए हुए थे, और शाम को हम ऐसे निकले कि जी लाहौर कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, तो एक जेल रोड पे वहाँ कनेड कॉलेज है, उसके साथ एक पार्क है बड़ा खूबसूरत सा, तो हम 4-5 कोयटा के दोस्त वॉक पे चले गए। अभी जब हम उसमें एंटर हुए हैं तो मुझे एक चीख मैंने सुनी, और वो मतलब चीख ऐसे थी कि जैसे, मतलब मुझे तो ऐसे लगा कि किसी ने गरम सरिया मेरे दिमाग में डाल दिया। मुझे उसके बाद मुझे ज़िंदगी रेड और स्लो मोशन में नज़र आ रही थी, और वो एक औरत थी जो कि पूरी तरह चीखी थी, एंड प्रॉब्ली आई वाज नॉट यूज्ड टू इट। तो मैंने जो ऐसे देखा है, तो आई स्टिल रिमेंबर, जैसे ज़िंदगी स्लो मोशन में चलती है, कि कुछ लड़के थे, और उन लड़कों ने डंडे दरख्तों से तोड़ रहे थे, और कुछ और दूसरी साइड के लड़के थे और ये उनको मार रहे थे। एक लड़का इसमें से नीचे गिरा है, और एक लड़की उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो जो नीचे गिरा है, तो 3-4 लड़के उसी तरह बेदर्दी से उसको उसी मोटे मोटे डंडों से मार रहे थे। लड़की रोकने की कोशिश कर रही थी, और इन लड़कों ने उस लड़की को की भी परवाह नहीं कर रहे थे।
इन्होंने वो डंडे घुमा घुमा के उस लड़की को मार रहे थे, और मुझे आज तक उसकी जो चीखने से गर्दन की रगें थी फूली हुई, वो ऐसे, मैं क्या, मुझे स्लो मोशन में ज़िंदगी याद है। और फिर उस लड़की ने अपने आप को उसके ऊपर फेंक दिया। ये मतलब शायद सेकंड से भी कम की बात है, जो कि मैंने कहा ना, मुझे बड़ी डिटेल में याद है। उस लड़की ने उस गिरे हुए लड़के के ऊपर अपने आप को फेंक दिया, लेकिन वो कोई रुक नहीं रहा था, वो इस लड़की को भी इसी तरह पीट रहे थे। उसके बाद मुझे, वो मैंने कहा कि उस वक्त ज़िंदगी ऑटो पे चलेगी, मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ। हालांकि आई एम नॉर्मली अ वेरी काम पर्सन, लेकिन मेरा ख्याल है कि समथिंग टुक ओवर। एंड जो नेक्स्ट आई रिमेंबर कि जी घूंसे लातों मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल हो रहा था, जो हाथ में आ रहा था वो चल रहा था, और हमने, और मेरे दोस्त भी बीच में पड़ गए, और हमने कोई 3 4 5 जो हमारे हत्थे चढ़े वो तो हमने पकड़ लिए लड़के। ज़ाहिर अब उनको पुलिस के हवाले करना था, गुस्सा तो हमें बहुत था। उस वक़्त लाहौर में कैप्टन ज़ुबैर होते थे, तो हमारे कोयटा के थे, तो हमने उनको फ़ोन किया कि ज़ुबैर भाई इस तरह हुआ है, तो हमने यहाँ कुछ पकड़े में लड़के, तो इनको, वो पुलिस वालों को उन्होंने फ़ोन किया, उनके हवाले करें। आपको स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि इस वाक़े का मेरे जहन पे बड़ा असर हुआ, और वो असर ये था कि मैंने कहा यार, किसी वक्त मैं अपने घर की किसी औरत के साथ, किसी भी औरत के साथ बाहर निकला हूँ, तो जो औरत मेरे साथ घर से बाहर निकली है, वो ये एक्सपेक्ट कर रही है ना कि जी मैं उसका ख्याल रखूँगा। शी हैज़ पुट हर सेफ्टी, हर ऑनर एट माई डिस्पोजल, और मेरी अब वो जिम्मेदारी है। तो अगर कहीं 4 5 एक ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ आ जाती है कुछ लोगों की, तो मैं क्या करूँगा ऐसी सूरत हाल में? और मैं काफ़ी दिन उसमें सोचता रहा, और फिर मैंने एक फ़िलासफ़ी ज़िंदगी में बनाई, जो कि मेरा ख़्याल है कि एक्सट्रीम केस में मैं चाहता हूँ कि आप ये भी अपने पल्ले बांध लें। उस फ़िलासफ़ी का मैंने नाम रखा ELE, एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट। देखिए, अगर आपके साथ कोई औरत है और इस तरह उसके साथ कुछ वाक़या हो जाता है, या इससे भी बुरा होता है जिस तरह हम सुनते हैं, जैसे कि मैं उस्मान, ये वाला जो वाक़या है, उस्मान मिर्ज़ा वाला, तो उस दिन के बाद तो आप समझें कि उस मोमेंट के बाद तो आप मर गए। क्योंकि अगर आप उस मोमेंट के बाद ज़िंदा रहते हैं तो आप हर सेकंड में मरोगे, क्योंकि जब आप उस औरत से कैसे नज़रें मिलाओगे, और आपके लिए ज़िंदगी आगे नॉर्मली कैसे चलेगी। सो या तो इस इवेंट नहीं होगा, या इसके बाद आप ज़िंदा नहीं बचोगे। सो बेहतर यह है कि इधर या आप मर जाते या मार देते। सो दिस इज़ एन एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट। और मैंने फिर ये तय किया कि आज के बाद से मैं जब भी निकलूँगा, कहीं भी निकलूँगा किसी औरत के साथ, तो मैं आर्म्ड होऊंगा। और आपने अपने माइंड में इस इवेंट को इतना रिहर्स कर लेना है, और आपने इस पे इतना क्लियर होना है अपनी पोजीशन पे, कि अगर खुदा न खास्ता 90% ऑफ द टाइम होता यह है कि जब एक ऐसा इवेंट हो जाता है ना, जो कि एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट हो, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी वो नहीं रहेगी जो उससे पहले थी, या आप हर वक्त सोचोगे कि यार काश उस वक्त मैं मर गया होता। तो होता ही है, वो इवेंट्स इतनी तेज़ी से हो रहे होते हैं कि आपको उस वक्त जितनी देर में आप सोच के अपना माइंड बनाते हो कि मैंने क्या करना है, उस वक्त तक शायद देर हो जाए। सो आपने ये एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट, आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ और हो, लेकिन आपने किसी कॉन्सेप्ट पे अपने एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट बना लेने हैं कि यार अगर ये वाक़या मेरी ज़िंदगी में हुआ ना, तो इससे आगे मैंने नहीं जीना, इससे आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया रहे ना रहे। तो आपने उसके लिए तैयार होना। और उस दिन से, क्योंकि वेपन कैरी करना अलग बात है और वेपन चलाना अलग बात है, क्योंकि उस मोमेंट पे आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता। उस वक़्त एक एक सेकंड बड़ी तेज़ी से गुजरेगा, और अगर उस वक़्त आपका दिमाग टोटल पहले से थॉट आउट नहीं है, पहले से प्रोग्राम नहीं है, आप झील की तरह पुरसकून नहीं है, और आपको अपनी नेक्स्ट मोमेंट्स आपकी पहले से कैलकुलेटेड नहीं है, तो जितनी देर में आप अपना जहन बनाओगे, आप सोचोगे कि यार काश मैं मर गया होता। उस वक़्त आपने टोटल कूल होना है, और वो एक एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट अपने जहन में बना लेना है, जिसके लिए आपने तमाम उम्र फिर तैयार होना है। और उस वक़्त जब उस्मान मिर्ज़ा आ गया अगर, तो फिर वो जाएगा नहीं। अपना ख्याल रखिए, एंड स्पेशली सो
जो लोग आप पर डिपेंड करते हैं उनका ख्याल रखिए।